नमस्कार फिर से। मैं लंदन से अरुणा अजित सरिया आज आपके लिए तेजेंद्र शर्मा की लिखी एक कहानी का पाठ और उनकी कुछ कहानियों के माध्यम से कथाकार तेजेंद्र शर्मा के कृतित्व पर अपने विचार साझा करूंगी। मुझे यह अवसर देने के लिए सुभाष जी आपका हार्दिक आभार। तेजेंद्र शर्मा वर्षों से साहित्यिक रचना में सक्रिय हैं। यह हिंदी साहित्य का सौभाग्य है कि अंग्रेजी साहित्य में एमए करके अंग्रेजी में अपने लेखन की शुरुआत करने वाले तेजेंद्र अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को हिंदी में चैनल करने लगे और आज वे हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तेजेंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में अनेक लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। उनकी हंसमुख जीवंतता, उनकी वाक्पटुता, उनकी सहज में ही अनजान लोगों के साथ आत्मीयता स्थापित करने की सहृदयता और हमेशा दूसरों की सहायता करने की तत्परता, ब्रिटिश रेल में नौकरी करने के साथ साथ साहित्यिक आयोजनों का बहुत ही बखूबी से संचालन करने की मल्टीटास्किंग तत्परता और सावन भादो की झड़ी की तरह उनको मिलने वाले एक के बाद एक सम्मान आदि आदि। ये सारी बातें और विशेषताएं अपने में अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर मैं आज के सत्र की शुरुआत कथाकार तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में से एक कहानी के पाठ द्वारा करना चाहूंगी, जिसमें जीवन दर्शन की परतें गुथी हुई हैं। कहानी शुरू करने के पहले मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगी कि मैंने इस कहानी को क्यों चुना। मेरे सामने उनकी एक से एक बढ़कर कहानियां थी। सबसे पहले तो कब्र का मुनाफा का ख्याल आया, जिसमें बाजारवाद की अतिशयता के भीतर से विश्व स्त्री पीड़ा के सरोकार को समेटने का प्रयास किया गया है और जिसकी गणना पिछले 25 वर्षों में लिखी गई 20 कहानियों में की गई है। यौन नैतिकता के नए प्रतिमान स्थापित करने वाली एक अत्यंत बोल्ड कहानी के बारे में भी सोच रही थी। कल फिर आना एक ऐसी ही कहानी है, या फिर बाल मनोविज्ञान की पड़ताल करने वाली मेरी बहुत ही प्रिय कहानी फ्रेम के बाहर। ये सब कहानियां अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें से किसी एक को भी चुना जा सकता था, पर जिस कहानी ने मुझे चुना वो कहानी है मौत एक मध्यांतर। और इसके कई कारण हैं। ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में इतनी प्रासंगिक लगी कि मुझे लगा कि मुझे यही पढ़नी चाहिए। आज पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से परेशान है। एक के बाद एक विश्व भर से यही खबरें आती हैं कि सारे विश्व में मिलाकर 20 लाख से भी अधिक लोग इसके बलि चढ़ चुके हैं। ऐसे में जीवन और मृत्यु के जो प्रश्न हैं और मृत्यु के बाद के जो प्रश्न हैं कि मृत्यु के बाद क्या बचा, जो लोग पीछे छूट गए उनके लिए क्या बचता है, इस बात को लेखक ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गंभीरता से देखा है। ये एक ही सरोकार ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ जो दूसरे सरोकार हैं जो मुझे आंतरिक रूप से प्रभावित किए हैं, वो है एक नारी विमर्श का ऐसा पक्ष कि जहाँ स्त्री का उत्पीड़न एक पुरुष नहीं वरन दूसरी स्त्री ही करती है, और यह उत्पीड़न हमारे भारतीय समाज की एक सच्चाई है जिसको कहानी के एक अंडरकरेंट की तरह लेखक ने इसमें दर्शाया है। और तीसरी बात जो मैंने कोविड के संदर्भ में कही थी
इस कहानी की नायिका पुनीत अपने आप से, जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये कहानी आपातः तो कैंसर से एक पति की मृत्यु की कहानी है। पति की मृत्यु के बाद वो अपने आप से पूछती है कि क्या हर जीत के बाद मेरे लिए जीवन में केवल फर्ज और दायित्व ही रह जाएंगे? क्या मुझे अपने भीतर की औरत को बस मार देना होगा? क्या मुझे अपने लिए कुछ भी सोचना गुनाह हो जाएगा? और इसका उत्तर जो उसको उसने कहानी के भीतर से ही निकला है, वो बताता है कि ये कहानी जिजीविषा की कहानी है। तो चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं कहानी शुरू करती हूँ। मौत एक मध्यांतर। हिंदुजा अस्पताल के स्पेशल रूम का बिस्तर खाली हो गया है। 15 दिनों तक इस बिस्तर पर मेरा अपना हरजीत लेटा करता था। उन 15 दिनों में उसके एक एक पल की साथी थी मैं, और केवल मैं। इन 15 दिनों में मैंने अपने रिश्ते के नए अर्थ खोजे, समझे और जिए। महक, तुम हैरान अवश्य होगी कि इन दिनों मैंने तुम्हारा फोन तक नहीं उठाया। तुम 3 सप्ताह के लिए शहर से बाहर गई और तुम्हारे पीछे से इतना सब कुछ हो गया। डॉक्टर शाह ने हमें 3 सप्ताह दिए थे। ठीक 19 दिन बाद हरजीत हमें छोड़कर चला गया। पहली बार मेरी सास ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके लिए मैं जीवन भर उनकी ऋणी रहूंगी। हमारे घर में निर्णय तो हमेशा से मेरी सास ही लेती रही है। अमीर घर की गरीब बहू होने के कुछ तो लाभ भी होते हैं ना, जैसे मुझे कभी कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता। मुझे निर्णय किया कराया मिल जाता है। मुझे तो बस पालन भर करना होता है। जानती हो, अगले महीने की 16 तारीख को हमारी शादी के 17 साल पूरे होने वाले थे और मुझे लगने लगा था कि हर साल के एवज में एक दिन वाहेगुरु ने बख्श दिया, मगर केवल 15 दिन। महक, बचपन में माँ एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को सकारात्मकता का उपदेश देते हैं। तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ हिंदू परिवार से थी और मेरे पिता सिख परिवार से। एक जानवर की लाश पड़ी थी जिसमें से बदबू आ रही थी। अर्जुन ने नाक पर हाथ रखते हुए बदबू की शिकायत की तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, इस जानवर के दांत कितने साफ और मजबूत लग रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति मेरे साथ भी थी। 7 हफ्तों की कीमोथेरेपी ने हरजीत के सिर के केशों को लील लिया था। सिर, दाढ़ी और शरीर के सभी बाल जैसे अचानक गायब हो गए थे। यहाँ तक कि उसकी भौहें और पलकें भी साथ छोड़ गई थी। मैं उसे केवल उसकी आवाज से पहचान पाती। उसमें भी अब दर्द सुनाई देने लगा था। कितना मुश्किल होता है उसे प्यार कर पाना जिसे आप पहचान भी न सके। पैंक्रियाज के कैंसर की मार यही होती है कि उसका पता बिल्कुल अंतिम स्टेज पर चलता है। जब तक पता चलता है, कैंसर अपना काम कर चुका होता है। हमें भी जब तक पता चला, कैंसर चौथी स्टेज पर पहुंच चुका था। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वकील ने एकदम कीमोथेरेपी की बात कह दी। सर्जरी तो हो ही नहीं सकती थी। तुम जानती हो, जब से गूगल सर्च की बीमारी लगी है, हर बीमारी या दवा के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। कितने मासूम भी तो हैं कि गूगल पर अंधविश्वास सा होने लगा है।
हम सब ने अपने अपने भगवान अंधविश्वास के सहारे ही तो रचे हैं। कहीं कल को दुनिया का सबसे शक्तिशाली भगवान गूगल तो नहीं बन जाने वाला। गूगल की आरती, गूगल के शब्द, गूगल के भजन, गूगल की पूजा, भला जिसमें गीता, बाइबल और कुरान जैसी तीनों किताबें मौजूद हों, उन किताबों की एक एक व्याख्या मौजूद हो, बस एक क्लिक की ज़रूरत पड़ती है। भला ऐसे जादुई गूगल को भगवान बनने से कौन रोक सकता है? कीमोथेरेपी की दवाइयों के नाम सुनकर ही लगता था कि जैसे किसी पाप की सजा दी जा रही है। जेमसीटाबाइन और एब्रेक्सिन जैसी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट इतने अधिक थे कि हरजीत के पोर पोर में दर्द होने लगता था। ये दवाइयाँ जितने कैंसर सेलों को नष्ट नहीं करती, उससे कहीं अधिक नॉर्मल सेलों का नुकसान कर देती। 2 ही सेशन के बाद उसके शरीर से बाल ऐसे झड़ने शुरू हुए कि पूरा का पूरा शरीर सपाट हो गया। लगता था जैसे हरजीत किसी और ग्रह से धरती पर चला आया है। हर वक्त उल्टियों की अनुभूति। मेरी सासू माँ भी जाहिर है परेशान थी, दुखी थी, कष्ट में थी, मगर उनको कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मेरी हालत क्या हो सकती है। बस उनका बेटा कैंसर से मर रहा है, ये उन्हें खाए जा रहा था। मगर मानना पड़ेगा कि भीतर से वे बहुत मजबूत हैं। मेरे दोनों बच्चों के स्कूल का सारा प्रबंध उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। सुबह उठने से उन्हें नाश्ता खिलाना, यूनिफॉर्म पहनाना, स्कूल बस में बिठाना, मुझे तो होश ही नहीं रहता था। समझ यह नहीं आ रहा था कि हरजीत कैंसर से अधिक कष्ट पा रहा है या फिर कीमोथेरेपी से। मैंने जब जब किसी को ग्लूकोज चढ़ाते देखा तो यही समझ में आया कि इससे ताकत मिलती है। मगर जो दवाएं हरजीत के खून में मिलाई जा रही थी, वो सब तो जहर थी, जहर। उसके नाखून का रंग काला सा होता जा रहा था। महक, उन्हीं दिनों हमारे साथ वाले फ्लैट में दीवार पेंट करने का काम शुरू हो गया था। कीमोथेरेपी का कुछ ऐसा असर हो गया था कि हरजीत को उस पेंट की गंध से ही उल्टी का सा आभास होता था। मैंने कहा कि चलो अस्पताल में शिफ्ट कर जाते हैं। कुछ दिनों में पेंट की गंध खत्म हो जाएगी, फिर वापस घर आ जाएंगे। मगर वह भला घर छोड़कर जाने को क्यों तैयार होता? उसे अपने कमरे से, अपने बिस्तर से, मुझसे, अपने बच्चों से कितना प्यार था। नहीं माना। रिश्तेदारों की आंखों में मौत देख देख कर परेशान हो गया था। पुनीत, मैं अस्पताल में नहीं मरना चाहता, मुझे वहां न ले जाओ। शायद एक दिन इसीलिए मुझे समझाने बैठ गया। पुनीत, मौत कुछ भी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तुम सोचो, जैसे मैं तुमसे अलग होकर किसी दूसरे कमरे में बैठा पढ़ रहा हूँ। कुछ हुआ थोड़े ही है। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि आज है। तुम, विकी, किरण और माँ सभी एक दूसरे के साथ होंगे। और मैं ही कौन सा खत्म होने वाला हूँ? मैं तो मैं ही रहूँगा। हमारी जिंदगी के 17 साल वैसे ही हमारे दिलों में जीवित रहेंगे, एक एक पल। इन पलों को मौत नहीं बदल सकती। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। देखो पुनीत, हमारा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। तुम हमेशा मेरी पत्नी कहलाओगी और मैं तुम्हारा अपना हरजीत। तुम मुझे हमेशा उसी नाम से बुलाना जैसे कि पहले बुलाती थी। यह एहसास कायम रखना कि मैं तुम्हारी जीत हूँ। यह कैंसर भी हार जाएगा। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि कैंसर सेल इसमें सेंध नहीं लगा पाएंगे। मेरी मौत के बाद रोना मत। चेहरे पर शिकन या आंखों में आंसू मत लाना।
मेरे नाम के साथ कभी था नहीं लगाना। मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे याद करके वैसे ही हंसना जैसे कि तुम मेरे चुटकुले पर हंसती हो। कभी भी मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना मत करना, क्योंकि मेरी आत्मा तो ठीक तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारी खुशी से खुश और तुम्हारे दुख से गमगीन। जिंदगी के सभी रस वैसे ही महसूस करना जैसे कि आज करती हो। जिंदगी के मायनों को मेरी मौत नहीं बदल सकती। यह रिश्ता शाश्वत है, अमर है। यह निरंतरता कायम रहेगी। यह कभी टूट नहीं सकती। मौत एक हादसे से बढ़कर कुछ भी नहीं पुन्नो। हमारा तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं कि आँख ओझल तो पहाड़ ओझल। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। यह केवल एक मध्यांतर है। मौत जिंदगी का अंत नहीं है, याद रखना। पुनीत, तुम मेरे मरने के बाद जीना मत बंद कर देना। अगर मुझे जिंदा रखना चाहती हो तो ज़रूरी है कि तुम खुद जिंदगी को प्यार करती रहो। तुम, विकी और किरण, उनमें तुम मुझे देखना। बीजी के दुख और वीरानी को दूर करने के लिए भी मुझे जिंदा रखना। हाँ, एक बात कहीं चुभती भी है। इतनी छोटी उम्र में तुम विधवा हो जाओगी। यार, तुम दूसरी शादी कर लेना। देखो, अजित एक अच्छा इंसान है। अगर तुम दूसरी शादी के बारे में सोचो तो अजित। और मैंने हरजीत के होठों पर अपनी हथेली रखकर उसे आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। महक, 15 दिनों तक मैं हरजीत से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुई। मेरा दिन हरजीत के लिए था और रात भी। मैं तभी सोती थी जब हरजीत सोता था। लगता था जैसे मेरे चेहरे पर हरजीत की आंखें आ लगी हैं। उनका अपना वजूद जैसे रहा ही न हो। मेरी मौजूदगी की एक समस्या यह अवश्य थी कि मेरे कारण हरजीत कभी रो नहीं पाता था। बीमार होने से पहले उसका तकिया कलाम तो तुम्हें याद ही है। कितने फिल्मी अंदाज में आंखें मटका मटका कर कहा करता था, मर्द कभी रोया नहीं करते। उसकी आंखों में के कोने में पानी भर जाते थे, मगर वो कभी भी शिकायत नहीं करता। जब तक उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में नहीं बदल जाती, वो मुझसे बातें करता। महक, तुमसे एक बात और साझा करना चाहूँगी। जब हरजीत ने अजित के बारे में कहा तो कहीं मेरे दिल में भी एक नई उमंग सी जागी थी। वही सवाल मेरे मन को कुरेद रहा था कि क्या हरजीत के बाद मेरे लिए जीवन में केवल फर्ज और दायित्व रह जाएंगे? क्या मैं अपने लिए एक पल भी नहीं जी पाऊंगी? 37 साल की उम्र में विधवा हो जाऊंगी। शादीशुदा जिंदगी के 15 साल बस, और फिर निपट अकेली। क्या मुझे अपने भीतर की औरत को बस मार देना होगा? क्या मुझे अपने लिए कुछ भी सोचना गुनाह हो जाएगा? हरजीत भी बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या चाहता है। एक तरफ वह चाहता था कि मैं उसके बच्चों, नहीं, बच्चों को उसके बच्चे कहना तो गलत होगा। हाँ, वो एक तरफ तो चाहता था कि मैं बच्चों को बड़ा करूं, बीजी की देखभाल करूं, मगर कहीं अपराध बोध उसे सालता था तो कहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं। महक, एक इंसान के लिए रोज रोज मरना कितना मुश्किल होता होगा ना। वो जानता है कि मौत उसकी आंखों में घूर रही है। उसके शरीर में इतना दर्द है कि गर्दन मोड़ कर मौत से आंखें फिरा भी नहीं सकता। हरजीत ने अब तो मॉर्फिन लेना भी स्वीकार कर लिया था। जैसे ही मॉर्फिन लेती तो हरजीत जैसे नीम बेहोश जैसा हो जाता। मेरे लिए हरजीत के जीवन का एक एक पल जरूरी था। मैं उसके मरने के बाद
जीने के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरे लिए उन 15 दिनों का जीवन कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, जबकि हरजीत मेरी बाहों में था। हरजीत ने जब पहली बार मॉर्फिन लेने के लिए कहा तो उसकी आवाज़ का दर्द मेरे दिल के भीतर गहराई तक उतरता चला गया। महक, मैं समझ सकती हूँ कि तुम शायद मेरी बातों का कोई तारतम्य नहीं बैठा पा रही हो, मगर क्या जीवन एक सीधी लाइन में चलता है? क्या हम जीवन के बारे में तय कर सकते हैं कि किस राह पर चले? हर डगर टेढ़ी है। हम एक राह पर चलना चाहते हैं और जिंदगी कान पकड़कर दूसरी राह पर डाल देती है। मैं कहना कुछ चाहती हूँ मगर लिख कुछ और देती हूँ। अभी मैं भी तो इस हादसे से उबर नहीं पाई हूँ। जब हरजीत के साथ नई नई शादी हुई थी, मैं हवाओं को पढ़ना चाहती थी, आकाश को छूना चाहती थी, बरसात के रुख को बदल देना चाहती थी। भावनाओं का आवेग हमेशा चाहता था कि एक ठोकर से जमाने की सोच को बदल के रख दूं, मगर आज लगता है कि हवाएं रुक गई हैं, भावनाएं थम गई हैं और बरसात का पानी जम गया है। जीवन की राह पर एक ऐसा ताला लग गया है जिसकी चाबी कहीं खो गई है। मुझे अस्पताल के उस कमरे और उस बिस्तर की जैसे आदत सी हो गई है। हल्के नीले रंग की चादरें, वैसे ही पर्दे, एयर कंडीशन की हल्की सी घूं घूं करती आवाज़। अचानक हरजीत को सर्दी लगने लगती, फिर एयर कंडीशन बंद कर देती। अंतिम 3 दिन तो वह कुछ खा ही नहीं पा रहा था। जैसे छोटे बच्चों को दूध पिलाने की मुन्नी सी बोतल होती है, उसी से कुछ उसके पेट में पहुंचाने का प्रयास करती थी, मगर असफल। असफलता जब किसी का दामन थाम लेती है तो आसानी से छूटती नहीं है। ये सफलता की तरह बेवफा नहीं होती जो पल भर में साथ छोड़ने को तैयार हो जाती है। फिर भी महक, एक एक दिन का एक एक पल जैसे मेरे दिल और दिमाग पर अंकित हो गया है। जब वह आखिरी बार बिस्तर से उठकर टॉयलेट में गया था तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, लो जी, अब चलेगा 26 जनवरी का जुलूस। बस मेरी यही बात हरजीत के दिल में फांस की तरह चुभ गई। लगता है कि मेरी इस बात से वह अपने अंतिम सांस तक नाराज रहा। सच कहूँ मैंने तो केवल मजाक किया था कि शायद हरजीत के चेहरे पर हंसी उभर आए। बहुत बार ऐसा भी तो होता है ना कि आप भला करने निकलते हैं और खुद ही बेवकूफ़ साबित हो जाते हैं। इन दिनों मैंने हरजीत के भीतर के इंसान को हर पल महसूस किया। जब वह बात करने की स्थिति में था तो उसने पहली बार और शायद आखिरी बार मान लिया कि उसके घर में मेरे साथ पूरी तरह से न्याय नहीं होता रहा है। जानती हो उसने क्या कहा? पुनीत, मैं जानता हूँ कि बीजी बहुत बार तुम्हारे साथ अन्याय कर जाती हैं। दरअसल मेरे दादाजी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। हम तीनों बच्चों को बीजी ने ही पाला है। हम तीनों को लेकर वे बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। मैं महसूस करता रहा हूँ कि बीजी ने तुम्हें घर के बारे में कभी कोई निर्णय नहीं लेने दिया। तुम उनके सामने कभी सहज नहीं रह पाई। कभी कभी तो बच्चों के कपड़े भी तुम खुद नहीं खरीद पाती हो। तुम उनको माफ़ कर दिया करो। उन्हें इस घर से, घर के बच्चों से, घर की एक एक ईंट से इतना प्यार है कि वे किसी और पर भरोसा ही नहीं कर पाती हैं। इससे लंबी बात तो हरजीत कर ही नहीं पाता था, बस हाँफने लगता था। उसे बस मेरा सहारा था और मैं यह सोच सोच कर हर पल को जी रही थी कि मेरा हरजीत इन पलों में सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कभी कभी लालची भी हो जाती थी, जानती थी कि हरजीत के पास कुछ ही दिन हैं। डरती थी कहीं हरजीत जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो तो गोद उसकी बीजी की न हो।
मैं चाहती थी कि हरजीत की अंतिम सांसों की गवाह मैं और सिर्फ मैं ही बनूं। इंसान इतना स्वार्थी क्यों हो जाता है? कभी कभी तो चाहने लगती कि जीवन का सबसे बड़ा पल बीजी के शाम को आने से पहले ही आ जाए। क्या तुम सोच सकती हो कि कोई पत्नी अपने पति के अंतिम सांसों के लिए इस तरह उतावली होना शुरू कर दे? मगर यह सच है कि हरजीत की मौत पर सिर्फ मेरा हक है। अपना यह हक मैं किसी के साथ भी बांटने को तैयार नहीं, बीजी के साथ भी नहीं। हरजीत अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी तो चिंतित था। पुनीत, जो पैसे विकी की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनको कभी हाथ भी मत लगाना, चाहे कैसी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। देखो, मैंने मेडिक्लेम वालों को कल बुला लिया है। अस्पताल का खर्चा वहीं से निकलना है। तुम्हें अपने पास से कुछ नहीं देना होगा। किरण को टेनिस का बहुत शौक है। उसे टेनिस एकेडमी में दाखिला ज़रूर करवा देना। पूरी इंटरनेशनल स्टार बनेगी किरणजीत कौर। अचानक रेफरी की आवाज़ सुनाई दी, लव ऑल। भला सभी से प्यार कैसे किया जा सकता है? मुझे अभी से अपने अंदर बीजी होने का एहसास होने लगा है। वही स्थितियाँ, अकेली मैं और दो बच्चे। हाँ, बीजी साथ में हैं। उनके अनुभव जरूर मेरे काम आएंगे, मगर क्या उनके अनुभव आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक सिद्ध होंगे? वे तो एक अलग दुनिया से भिड़ रही थी। आज तो डिजिटल दुनिया है, एसएमएस और आईपैड की दुनिया। मेरी बेटी कैसे झेलेगी उन हमलावरों को जो गली गली ताक लगाए बैठे हैं? मगर मैंने वादा किया है अपने हरजीत को कि मैं किरण को टेनिस के खिलाड़ी बनाकर ही दम लूंगी। हरजीत ने तो अपने दफ्तर से भी बात कर ली है। बस 40 दिन के शोक के बाद मैं कमर कसकर जुट जाऊंगी अपने परिवार की गाड़ी को सही राह पर लगाने के लिए। बीजी तो है ही। बीजी के बच्चों की देखभाल के लिए जानती हो मैं कितनी शरारती हो गई हूँ, क्या क्या सोचने लगी हूँ। सोच रही थी बीजी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे पहले सारा घर चला रही है वैसे ही चलाती रहेंगी। बच्चों को उनका हुक्म सुनने की आदत पहले से ही है। मैं घर में ही नहीं रहूंगी तो मेरे कम से कम 10 घंटे तो आने जाने और दफ्तर में बीत जाएंगे। हरजीत जाते जाते मेरे व्यक्तित्व को नए अर्थ दे गया है। स्वतंत्र व्यक्तित्व। हिंदुजा अस्पताल के ये 15 दिन मेरे नए स्वरूप की नींव कहे जा सकते हैं। जब हरजीत को अस्पताल ले गई थी तो वह रोक रहा था, देखो पुनीत, मैं अस्पताल में नहीं मरना चाहता। नहीं चाहता कि कोई मुझे वहां देखने आए। मुझे लगेगा कि जैसे सब मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। सबकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी का भाव देखकर मेरे लिए बाकी के दिन बोझ बन जाएंगे। मैं मरने से पहले नहीं मरना चाहता। हाल पूछने वालों की आंखों में मौत देख देख कर पागल हो जाऊंगा। पुनीत, मुझे अस्पताल नहीं जाना। मगर बीजी ने तो अस्पताल के सभी कमरों की रेट लिस्ट भी चेक कर ली थी। हम किस तरह का कमरा लेंगे, किस अस्पताल में जाएंगे, कौन सा अस्पताल घर से कितना दूर है, किसकी कैसी रेपुटेशन है, कौन सा कैंसर एक्सपर्ट सबसे बढ़िया है। बीजी हर काम में इतनी परफेक्ट कैसे हैं समझ नहीं पाती। अगर मैं अकेली होती तो मेरे तो हाथ पांव ही फूल जाते। हरजीत दिन भर जागता रहता और जब हाल पूछने वालों के आने का समय होता तो घुन्ना बन के सोता रहता। मिमिक्री तो स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही करता रहा है। लोगों के जाने के बाद दर्द भरी आवाज़ में उनकी नकल करता। ऐसे जीवंत व्यक्ति की पत्नी हूँ मैं। मुझे पत्थर सा कठोर कर गया है मेरा हरजीत। मैं डॉक्टर, नर्सों और सफाई वालों को भी ध्यान से देखती। सब के सब नाटक का अभिनय करते दिखाई देते। स्पेशलिस्ट के साथ उसके चमचे सफ़ेद कोट पहनकर आ जाते, एक घेरा सा बना लेते, इतने गंभीर बन जाते जैसे हरजीत की फिक्र उन सबको मुझसे भी ज़्यादा है। इन्हीं के बारे में बीजी आते ही पूछती, डॉक्टर आया सी, कुछ कहता सी। बीजी भी जानती थी कि डॉक्टर कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता।
जब पहले से ही बता चुका है कि बस चला चली का मेला है, तो फिर मगर माँ है ना, चमत्कार की उम्मीद सबसे अधिक तो उन्हें ही है। 3 साल में दूसरा बेटा कैंसर की भेंट चढ़ रहा है। 3 साल पहले छोटा बेटा यानी कि मेरा देवर टाटा अस्पताल में फेफड़े के कैंसर के सामने घुटने टेक चुका था। बीजी का पत्थर हो जाना तो समझा जा सकता है। शायद यही कारण रहा होगा उन्होंने अस्पताल में स्वयं रहने की जिद नहीं की और मुझे हरजीत के साथ उसके जीवन के अंतिम 15 दिन बख्श दिए। बीजी की जवानी में दारजी चले गए थे और बीजी के 2 जवान बेटे अपनी जवानी में। अब तो जाहिर है कि बीजी पर दया भी आने लगी थी, किंतु यह भी सत्य है कि मैं बीजी के प्रति अधिक देर तक सकारात्मक नहीं रह पाती। उनका व्यवहार लगभग जुल्म जैसा लगता रहा है। मगर कहते हैं ना कि आप शादी जब करते हैं तो पूरा पैकेज साथ में मिलता है। चुन चुन कर रिश्ते नहीं स्वीकार किए जा सकते ना। महक, तुम्हारे साथ एक बात साझा कर रही हूँ। अगर नहीं बताऊंगी तो सीने पर एक बोझ सा बना रहेगा। हरजीत की मौत रात के ठीक 11:47 पर हुई थी। कुछ पलों के लिए मेरी आंखें भारी होकर बार बार बंद हो रही थी। मैं शायद सो भी जाती, मगर अचानक हरजीत ने मेरी हथेली को कस कर पकड़ लिया। मैंने घबराकर आंखें खोली और देखा कि हरजीत की सांसें उखड़ी जा रही थीं। वो उल्टी सांसें ले रहा था, जैसे शरीर में से अपनी एक एक सांस के साथ अपनी आत्मा को दर्द भरे शरीर से बाहर फेंक रहा हो। हरजीत जोर जोर से सांस लेने की असफल कोशिश कर रहा था। कैंसर सेल पर अपनी अपनी विजय की घोषणा कर रहे थे। कम अक्ल कैंसर सेल नहीं जानते थे कि शरीर के साथ अब उन सबकी भी मृत्यु हो तय है। हरजीत अचानक चिल्लाया, बीजू, बीजी, मैनू बचा लो, बीजी, बीजी। और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक ऐसी चुप्पी जिससे मुझे सारी उम्र जूझना था। मगर एक बात तय है, मैं बीजी को यह बात कभी नहीं बताऊंगी। मैं उनकी आंखों में विजय की भावना को सह नहीं पाऊंगी। हरजीत के अंतिम पलों के बारे में लोग वही जान पाएंगे जो मैं बताऊंगी। तो ये थी तेजेंद्र शर्मा की मौत एक मध्यांतर कहानी। मृत्यु को निकटता से जीने के अनुभव की ये कहानी संवेदना की गहरी अनुभूति की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, पर उसके साथ साथ यह एक गहन जीवन दृष्टि के संदेश की वाहक भी है। और विशेषता यह है कि यह संदेश किसी पैबंद की तरह ऊपर से सिलाई किया हुआ नहीं, वरन कहानी के गर्भ से जन्मा है। उनकी रचना की इस विशेषता के लिए ही कदाचित हरि भटनागर ने लिखा होगा कि तेजेंद्र की रचनाएं किसी विचारधारा से नहीं, वरन जीवन के सच से खुराक लेती हैं। वस्तुतः कहानी के लिए विचार आवश्यक है, विचारधारा नहीं। विचार लेखक के भीतर से जन्म लेता है, जबकि विचारधारा ऊपर से थोपी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक कहना क्या चाहता है। एक सफल कहानी की कसौटी यह है जिसे समाप्त करने के बाद बहुत कुछ गौर करने और सोचने की शुरुआत हो। तेजेंद्र जी की कहानियों में अकेलापन और मृत्यु का दंश बार बार अलग अलग रूप में उभर कर दोहराए जाना उनके व्यक्तिगत जीवन की गहरी त्रासदी का संकेत करते हैं, जिससे वे शायद ही कभी उभर पाएंगे। कभी कभी तो यह भी संदेह होने लगता है कि वे उससे उबरना चाहते भी हैं या नहीं। मुझे लगता है कि इस त्रासदी से उबरने की चेष्टा की परिणति ही मौत एक मध्यांतर की रचना द्वारा हुई है। पिछले वर्ष लंदन के नेहरू सेंटर में हुए इस कहानी के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की मंजी हुई प्रसिद्ध अभिनेत्री उमा गुहा के सशक्त मंचन ने दर्शकों को अभिभूत कर लिया था।
इस कहानी के भीतर की अनेक परतें प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक करके आंखों के सामने खुलती चली गई थी। कहानी केवल एक कैंसर से आक्रांत रोगी की मौत की कहानी भर नहीं है, उसके पूरे परिवेश को समेटे हुई है। ये बहुत ही बोल्ड कहानी है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें विवाह के बाद अपने पितृ परिवार को छोड़कर आई हुई लड़की की कोई आवाज़ या अहमियत पूरी तरह से नकारी जाती है, को उभार कर सामने लाती है। ससुराल में सास के शासन के भीतर रहती हुई लड़की के स्वतंत्र व्यक्तित्व का पूरी तरह से दमन होता है। अपने मरणासन्न पति के साथ अस्पताल में बिताए 15 दिन उस स्त्री के निर्बाध रूप से अपने हैं, जिन्हें वो एक लालची की तरह बिना किसी के साथ बांटे जीती है। यहाँ तक कि वह अपने पति के अंतिम क्षणों के लिए भी केवल स्वयं ही साक्षी होना चाहती है, और उसमें वह अपनी बीजी की हिस्सेदारी को भी पूरी तरह से नकार देती है। अब लेकिन उसके साथ साथ ही पति की मृत्यु के साथ जो दूसरा सरोकार है वो है उसकी स्वतंत्रता का। पति की मृत्यु ने जैसे उसे पारिवारिक बंधन से स्वतंत्र कर दिया है। अब वह अपने तरीके से जीने को स्वतंत्र है। सामाजिक रूढ़ियां उसे बांध नहीं सकती। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि ये कहानी जिजीविषा की कहानी है। जीवन जीने के लिए है और मौत तो बस एक मध्यांतर भर है। जीने की चाह में मौत एक अस्थायी व्यवधान भर कर सकती है, पर उसे समाप्त नहीं कर सकती। और इस सत्य को स्वीकारना एक लंबी वैचारिक यात्रा की परिणति और सकारात्मक जीवन दर्शन है। अब चलिए उनके कुछ दूसरी कहानियों की बात हो जाए। लेकिन उन कहानियों में पहले मैं उन कहानियों की चर्चा करूंगी जिसमें उन्होंने मृत्यु को कुछ अलग अलग एंगल से देखने का प्रयास किया है। हथेलियों में कंपन, जिंदगी और मौत के बीच की चुप्पी, यह कैसी शव यात्रा आदि सभी मृत्युबोध की कहानियां हैं, लेकिन उनके स्नैपशॉट बिल्कुल अलग अलग हैं। तेजेंद्र की कहानियों के विषय में राजेंद्र यादव ने लिखा, तेजेंद्र उन कहानीकारों में हैं जिनकी रचनाओं को आप मुख्य धारा के किसी भी कहानीकार के साथ पढ़ सकते हैं। उनके अनुभवों का भूगोल ही विस्तृत नहीं है, बल्कि पात्रों की मानसिकता और स्थितियां भी अलग होने का रोमांच देती हैं। वस्तुतः वर्षों से लंदन को अपना घर बनाने के बावजूद जब वे भारतीय परिवेश और स्थितियों की कहानियां लिखते हैं तो उनमें नॉस्टैल्जिया की गंध न होकर वही सहज आत्मीयता मिलती है जो हैरो और विजडन जंक्शन के विवरणों में। हथेलियों में कंपन हरिद्वार की पृष्ठभूमि में लिखी मानवीय संवेदना की एक अत्यंत नाजुक परत को उद्घाटित करती है। नरेन मौसा अपने इकलौते बेटे की अस्थि विसर्जन करने के लिए कथावाचक के साथ हरिद्वार गए हैं। कहानी का विषय एकदम अनछुआ और उसकी संवेदना हृदय को गहराई से छूने वाली है। इस यात्रा के दौरान कथावाचक अपने अतीत की यात्रा करता है, जब नरेन मौसा के साथ वह अपने बाबूजी की अस्थियां विसर्जित करने आया था। लेकिन तेजेंद्र नरेन मौसा के जीवन की इस महत ट्रेजेडी को अश्रु छलछल भावुकता में लपेटकर एक कारुणिक चित्र अंकित करने के बजाय कथावाचक के अतीत से जुड़े अनुभव, हिंदू धर्म की सांस्कृतिक परंपरा का दुरुपयोग कर उसका व्यवसायीकरण करने वाले पंडे, आंतरिक व्यथा से अभिभूत होने के बावजूद नरेन मौसा का कुशलता से उन पंडों से पीछा छुड़ाने आदि के प्रसंग कहानी में अवसाद और उपहास को संतुलित किए रहते हैं। आत्मीय स्वजन की अस्थियों का विसर्जन करने के नितांत व्यक्तिगत शोक के अनुभवों के भीतर लालची पंडों की व्यावसायिकता लेखक के भीतर के चिंतक को झकझोरती है। लेकिन कहानीकार की कुशलता इस बात में है कि वह व्यवसायी मनोवृत्ति का विवरण भर देकर आगे बढ़ जाता है, एक उपदेशक बनकर उस पर टिप्पणी नहीं करता। ये काम तो पाठकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है।
कहानी की मूल संवेदना है, और मैं कहानी से पढ़ती हूँ। अपने पिता, चाचा, मामा, दो साढ़ुओं, एक साली, समधी और कई दोस्तों की अस्थियां हरिद्वार पहुंचाने वाले नरेन मौसा की अपने भविष्य की अनिश्चितता कि उनकी अस्थियों का विसर्जन कौन करेगा। इस कहानी की एक बड़ी विशेषता भाषा की चित्रात्मकता है। कहानी के अंत में संवेदना की नज़ाकत को बांधने के लिए जब शब्द छोटे पड़ने लगते हैं, लेखक शब्द चित्र द्वारा उसकी आपूर्ति इस प्रकार करता है। मैंने नरेन मौसा का हाथ अपने हाथ में ले लिया, उनकी नम आंखों की तरफ देखा। मेरी हथेली उनकी हथेली से कह रही थी, नरेन मौसा, बस आज से आपको आपकी जिम्मेदारी से रिटायर कर रहा हूँ। उस परिवार की यह जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूं ना। नरेन मौसा की हथेलियों में कंपन साफ सुना जा सकता था। जिंदगी और मौत के बीच की चुप्पी में यादव शर्मा अपनी मृत पत्नी के बारे में कहता है, उनकी दाईं टांग में गैंग्रीन हो गया था, उनकी टांग भी काटनी पड़ी, जख्म अभी भरा ही नहीं। यादव स्वयं भी भूल जाता है कि वह यह बात कितनी बार बता चुका है। कुछ ऐसी ही मनस्थिति उनकी कहानियों में मिलती है। अपने जीवन में मौत को समीप से देखने के अनुभव के हादसे से निकलना उनके लिए दुष्कर प्रतीत होता है। उसका घाव उस ताजे घाव के तरीका है जो कभी भर ही नहीं सकता। तेजेंद्र की हर कहानी अपने आप में अनूठी होती है, क्योंकि वह एक ओर जहाँ हमारे जीवन से जुड़ी होती है, दूसरी ओर किसी नितांत नवीन और अनछुए विषय पर बुनी जाती है। इस दृष्टि से उन कहानियों को किसी एक कटघरे में नहीं बांधा जा सकता। सॉरी। अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में उनका कहना है, मेरी कहानियों में मेरे आसपास का माहौल, घटनाएं और विषय पूरी शिद्दत से मौजूद रहते हैं। मैं अपने आप को अपने आसपास से कभी अलग करने का प्रयास नहीं करता। एक पाठक की हैसियत से उनकी हर नई कहानी के आने पर मेरे मन में यह जिज्ञासा रहती है कि इस बार उन्होंने अपने आसपास की जिंदगी को किस झरोखे से झांक कर देखा है। अपने आसपास के माहौल को देखने और समझने का उनका एक अलग ही अंदाज है। जब कोई बात उन्हें चुभती है तो सीधे उस पर कहानी लिख डालने के बजाय वे उस विषय को गहराई से देखते, समझते और उस पर बाकायदा रिसर्च करते हैं, और इस प्रक्रिया को वे जुगाली करना कहते हैं। जब विषय पूरी तरह से पककर उनका अपना हो जाता है, तब वे उस पर कहानी लिखते हैं। यह कैसी शव यात्रा में तेजेंद्र फेसबुक के खोखलेपन का इजहार करते हैं। फेसबुक पर पढ़ा लिखा आदमी भी पल भर में जानवरों का सा व्यवहार करने लगता है। अगर कोई बौद्धिक पोस्ट डाली जाए तो कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं। इस कहानी के कुछ अंश जिनमें फेसबुक पर फ्रेंड बनाने की विधि का विस्तृत विवरण है, तेजेंद्र जी की शोध का प्रमाण अधिक और कहानी का हिस्सा कम लगते हैं। इनके बिना लेखक का कथ्य और तीव्रता से संप्रेषित हो सकता था। सोशल मीडिया किसी न किसी रूप में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को प्रभावित करता है। ऐसे में दूरजाल, जो इस शताब्दी के सबसे बड़े संचारण साधन के रूप में विकसित हुआ, वही हमारे कम्युनिकेशन में बाधक हो रहा है। पाश्चात्य जगत में सोशल मीडिया की इस घुसपैठ से बचने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि स्कूलों में विद्यार्थियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि वे सोशल मीडिया में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और कुछ लेखक सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होने के दिनों का भी ऐलान करने लगे हैं। इस समस्या को लेखक ने इस कहानी के भीतर बहुत ही सुंदर तरह से प्रदर्शित किया है। अपने मन की बात कहने के लिए जब फेसबुक का सहारा लेना पड़े तो उसकी वैयक्तिकता तो पूरी तरह से नष्ट ही हो जाती है ना। कहानी में नरेन को फेसबुक का चाहे कितना ही नशा क्यों ना हो, शमा को अपनी बात कहने के लिए वो उसे पत्र लिखता है।
ये कैसी शव यात्रा आज के जीवन के अनुभव खंड से इस तरह जुड़ी हुई है कि हर कोई उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर उसके साथ समानुभूति रख सकता है। आज सोशल मीडिया के प्रकोप ने एक संक्रामक बीमारी की तरह पूरे समाज को इस बुरी तरह से ग्रस्त कर लिया है कि हम वास्तविक जीवन जीने और अपने साथ बैठे लोगों के साथ अर्थपूर्ण बातचीत करने की कला भूलते ही जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अतिशय निर्भरता ने व्यक्ति को बहुत अकेला कर दिया है। अब भीतर से इतने खोखले, अकेले और असुरक्षित हो गए हैं कि अपने हर अनुभव तब तक अधूरे लगते हैं जब तक हम फेसबुक में उसे शेयर न कर लें। आभासी दुनिया पर अतिशय निर्भर व्यक्ति किस सीमा तक फैंटेसाइज कर सकता है, इसको तेजेंद्र ने एक भुक्तभोगी की सी प्रामाणिकता से दिखाया है। ये कहानी इस समस्या को एक पारंपरिक शिल्प से अलग एक पत्र शैली के रूप में प्रस्तुत करती है। यह सच है कि अपने वास्तविक जीवन की रिक्तता को नरेन फेसबुक के आभासी दोस्तों की बेशुमार भीड़ और उनके लाइक्स की गिनती करके करता है। लाइक्स तो जैसे शरीर में ऑक्सीजन का काम करते हैं। वह किस कदर वास्तविकता से कटकर एक आभासी दुनिया को ही असली समझने लगता है, यह कहानी इस यथार्थ से साक्षात्कार कराती है। कथानायक नरेन अपनी जिंदगी और अपनों के लिए जीने के लिए फेसबुक पर पोस्ट डालने के लिए ही जीता है। उसका व्यक्तिगत जीवन और संवेदना सारे के सारे जैसे विलुप्त हो गए हैं और इसकी चरम सीमा अपनी मौत पर फेसबुक के दोस्तों की प्रतिक्रिया जानने के लिए बीमारी और मौत के झूठे नाटक से होती है। पागलपन की सीमा तक के इस नशे का अंत तो दुखांत होना ही था। नरेन कहता है, मेरे सामने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन का धड़ाधड़ कमेंट चले आ रहे हैं, मेरे हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हैं। और फिर उसका दिल लाइक्स और कमेंट्स की घंटियों की आवाज़ को सह नहीं पाया और दौरा जबरदस्त पड़ा। अपनी फेक मौत की सूचना पोस्ट करने के बाद दोस्तों की प्रतिक्रिया से विह्वल नरेन की असली मौत जितनी दुखद है उतनी ही भयावह भी। नरेन की शव यात्रा व्यक्ति के अंतरंग जीवन की शव यात्रा है। कहानीकार की कुशलता यह है कि लेखक को अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। घटनाक्रम के विवरण के मध्य विचारों की अंतर्धारा रहती है जो कहानी खत्म करने के बाद पाठक को एक भावात्मक या बौद्धिक स्तर पर झिझोर कर सोचने को विवश करती है। कहानी समाप्त करने के बाद स्थिति की भयावहता से प्रभावित होने की बाध्यता ही उसकी सफलता है। प्रवासी लेखकों के लिए तेजेंद्र का मानना है कि उन्हें केवल नॉस्टैल्जिया की कहानी न लिखकर अपने एडॉप्टिव देश के सरोकार से जुड़ना होगा। इसका यह तात्पर्य नहीं कि लेखक अपनी जन्मभूमि और संबंधों से कट जाए, लेकिन यदि यथार्थ की धरती पर खड़े होकर रचना करनी हो तो अपने अब और यहाँ से न जुड़ना अस्वाभाविक ही नहीं अवांछित भी होगा। इस सिलसिले में एक कहानी याद आती है। जात पात का भेदभाव भारतीय समाज को किस तरह ग्रस्त किए हुए है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उससे पाश्चात्य जगत भी अछूता नहीं है। उनसे बचने के लिए हाथ से फिसलती जमीन का नायक विदेश आकर बस गया, पर भेदभाव ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। अपने देश में सवर्ण और निम्न जाति का दुराव था, तो यहाँ रंग भेद की दुर्लंघ दीवार है। नरेन एक बार फिर से इतिहास को दोहराता है। जब गोरी चमड़ी वाली स्त्री से विवाह करने पर उसका काला रंग और अधिक रेखांकित हो जाता है। कहानी के प्रवाह में एक अंतरधारा है जो अंतर्देशीय विवाह के मसले को उजागर करती है। दो भिन्न भिन्न संस्कारों और संस्कृतियों वाले लोग शादी करके शुरू के दिनों में प्यार के वश में पारस्परिक अंतरों को तरह देते रहते हैं, पर समय बीतने और प्यार का नशा उतरने पर ये अंतर हर क्षण अतिरंजित होकर सामने आते हैं। एक गोरी त्वचा वाली स्त्री से शादी करके नरेन अपने ही घर में स्वयं को बेगाना अनुभव करता है। उसकी गाड़ी पटरी से ऐसी उतरी कि पटरी के साथ साथ घिसटती चली गई।
अब तो पटरी भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है में उसकी मनोदशा पारदर्शी होती है। भावुकता और संवेदना में परिमाणात्मक अंतर है, गुणात्मक नहीं। यही कारण है कि दोनों में ठीक ठीक अंतर स्थापित करना कभी कठिन हो जाता है। तेजेंद्र अपनी कहानियों में विषय वस्तु को भावुकता के स्तर तक ले जाकर नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि उसमें संवेदना की गहराई और गांधीर्य नियोजित करते हैं। गहरी संवेदना का जन्म भावना और चिंतन के संयोग से होता है, और यही वह बिंदु है जहाँ भावुकता और संवेदना का अंतर रेखांकित किया जा सकता है। उसमें अश्रु छल छल भावुकता और कोरे आवेश के स्थान पर गहरी संयत दृष्टि का सन्निवेश होता है। उसका संबंध केवल भावुकता से न होकर चिंतन, दर्शन, नैतिक और सांस्कृतिक बोध से होता है। कच्ची भावुकतापूर्ण दृष्टि से लिखा गया साहित्य गहन और स्थायी प्रभाव निष्पन्न करने में असमर्थ होता है। लेखक की सफलता और उनके लेखन का दायित्व, लेखन का स्थायित्व संवेदना को अधिकाधिक संप्रेष्य बनाने पर निर्भर करते हैं। कथा साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं है, वह अपने सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का एक मील का पत्थर होता है। सांस्कृतिक संक्रमण के अनुरूप साहित्य बोध भी परिवर्तित होता है, किंतु कालजयी साहित्य की कसौटी यह है कि वो अपने समय की मानसिकता, संस्कार और सोच की संवेदनशील अभिव्यक्ति देने में समर्थ और देश काल की सीमा का अतिक्रमण करने की शक्ति रखता है। बात चाहे कितनी भी गंभीर हो, उसे अपने पाठक तक पहुंचाने के लिए तेजेंद्र भाषाई आडंबर से आक्रांत नहीं होते। कहानी का सरल सुगम होना उसकी विधागत अनिवार्यता है, और सरलता का अर्थ कहानी में अभिव्यक्त भावबोध की सरलता नहीं, बल्कि जटिल से जटिल भावों की सरल तरीके से अभिव्यक्ति है। उर्दू की रवानगी, पंजाबी की आत्मीयता और हिंदी के सहज प्रवाह से मिली जुली भाषा में लिखी गई उनकी कहानियां अपनी संप्रेषणीयता में अप्रतिम है। उनकी कहानियों में विषय और परिवेश की विविधता तथा जिंदगी को नज़दीकी से देखने की ताज़ा दृष्टि उनको वैशिष्ट्य प्रदान करती है। अब मेरे मन में प्रश्न आता है कि इसके बाद क्या? एक उपन्यास की प्रतीक्षा। धन्यवाद।